गुलजारी लाल प्रजापति अपना पुश्तैनी धंधा करके परिवार का भरण पोषण कर खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। उसके काम में उसकी पत्नी सोमवती और 3 बेटे भी हाथ बटाते थे। एक बेटी थी जो घर के रोजाना के काम में माँ का हाथ बटाती थी। गुलजारी लाल के बेटे जवान हो गए तो पुश्तैनी धंधा छोड़कर वे दूसरा काम करने लगे थे। फिर गुलजारी लाल ने कांच का सामान बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। बच्चे जवान थे तो उनकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे। मंझले बेटे विनोद की शादी महेश की भतीजी अनीता से कर दी। दरअसल अनीता के पिता रमेश और माँ की मृत्यु उस समय हो गई थी जब अनीता छोटी थी। तब उसके ताऊ महेश ने उसकी और उसके भाई बहन की परवरिश की थी। विनोद एक सीधा साधा युवक था तो वही अनीता तेज तर्रार थी। ससुराल में वह खुश नहीं थी। गुलजारी लाल का संयुक्त परिवार था। अनीता को वहाँ घुटन हो रही थी। कुछ दिनों तक तो वह खामोश रही, पर उसने पति पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वह इस संयुक्त परिवार में नहीं रह सकती, वह अलग रहना चाहती है। पत्नी की बात से विनोद हैरान था और परेशान भी। अपने परिवार से अलग होने के बाद उसने कभी नहीं सोची थी। ससुराल में सभी लोग अनीता का ठीक से ख्याल रखते थे तो वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वह अलग रहने की जिद कर रही है। उन्होंने उसे किसी तरह से समझा बुझा दिया। एक दिन अनीता मायके गई और कई दिन तक जब उसने आने का नाम नहीं लिया तो उसके ससुर गुलजारी लाल ने अनीता के ताऊ महेश को फोन किया कि वह अनीता को ससुराल छोड़ जाएं। अगले दिन महेश अनीता को लेकर आ गया और उसने गुलजारी लाल से कहा, देखो समधी जी, अनीता अब आपकी अमानत है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी ही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यह जिद्दी स्वभाव की है। आप इसकी किसी अनाप शनाप जिद पर ध्यान न दें। उस दिन तो किसी ने महेश की बात पर गौर नहीं किया, लेकिन दिन ब दिन अनीता का बदलता व्यवहार ससुराल वालों को अखर रहा था। फिर एक दिन अनीता घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई। सास सोमवती ने बड़ी बहू मीना से पूछा कि अनीता कहाँ है, तो मीना ने कहा कि कहीं से फोन आया था और वह फोन पर बात करते करते बाहर निकल गई। सोमवती चिंतित हो गई कि पता नहीं यह कहाँ चली गई। काफी देर बाद जब अनीता वापस लौटी तो सास ने उससे पूछताछ की। अनीता ने कोई सफाई देने के बजाय सास से तपाक से कहा, मैं कोई कैदी तो नहीं हूँ जो एक जगह बंद होकर रहूं, इंसान हूँ। कहीं घूमने चली गई तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। अनीता का यह व्यवहार ससुराल में किसी को भी अच्छा नहीं लगा। ससुराल में अब उस पर नजर रखी जाने लगी। एक दिन तो हद हो गई। अनीता के जेठ राकेश ने उसे चौराहे पर किसी आदमी के साथ देख लिया। राकेश ने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा। जब वह घर आई तो उससे पूछताछ की तो उसने सफाई दी कि वह अपने रिश्ते के भाई से मिलने गई थी। गुलजारी लाल ने उससे सख्ती से कहा कि जिससे भी मिलना हो घर पर ही मिलो, अन्यथा नतीजा अच्छा नहीं होगा। अनीता ने तड़प कर कहा, अब और बुरा क्या होगा, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद होकर रह गई है। सोमवती ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, क्या परेशानी है तुझे जो इस तरह बोल रही है? तुम नहीं समझोगी अम्मा, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इसके बाद अनीता ससुराल वालों के शक के घेरे में आ गई थी। गुलजारी लाल ने उसके ताऊ को सारी बात बताई तो उसने कहा, समधी जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, आप ही इसे अपने हिसाब से रखे, अब आप ही जानो। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अनीता का 2 बार गर्भपात हो चुका था। आखिर 4 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आयुष रखा गया। परिवार में बेटे के जन्म के बाद सभी लोग खुश हुए। इस बीच पर घर वालों को यह बात पता चल चुकी थी कि शादी से पहले अनीता के गाँव के ही किसी लड़के के साथ गलत संबंध थे। आयुष के जन्म के बाद तो अनीता बेखौफ हो गई और एक दिन अपने दूध मुहैया बच्चे को छोड़कर घर से बिना बताए फिर गायब हो गई। बार बार बहू का घर से गायब होना बदनामी वाली बात थी, इसलिए घर के लोग चिंतित हो गए। अनीता के ताऊ ने साफ कह दिया कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अनीता किशन नारायण के साथ टुंडला में किराए का मकान लेकर रह रही है। ससुराल वाले हैरान रह गए कि बहू इतनी बेलगाम कैसे हो सकती है। आखिर ससुराल वाले उसके पास गए और उसे समझा बुझाकर वापस ले आए। घर पहुंचने पर पति विनोद ने अनीता की खूब पिटाई की तो आखिर अनीता ने भी मुंह खोल दिया कि वो अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। अब विनोद भी अपनी जिद पर था। उसने अनीता को हिदायत दे दी कि उसे किशन को भूल जाना होगा वरना अंजाम बुरा होगा। इसके बाद घर के और लोग भी अनीता पर नजर रखने लगे। उसका घर से कहीं आना जाना भी बंद कर दिया। इसी बीच वह एक बेटी पल्लवी की मां बन गई। 2 बच्चों के मां बनने के बाद भी वह प्रेमी को दिल से दूर नहीं कर पाई। किशन भी शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, पर इसके के नशे में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं की। बंदिशें लगने पर आशिकों की दीवानगी भी बढ़ती गई। दोनों ही परेशान थे। इसके के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। फिर योजना अनुसार किशन ने विनोद से दोस्ती कर ली। उसने विनोद से यह भी कहा कि जो कुछ हुआ वह उसे भूल जाए और अब वह वादा करता है कि आगे से अनीता से कोई संबंध नहीं रखेगा। विनोद ने किशन की बात
पर विश्वास कर लिया। अपना विश्वास बढ़ाने के लिए किशन विनोद को खाना खिलाने ढाबे पर ले जाता और दारू भी पिलाता। ससुराल वालों के प्रति अनीता का जो अड़ियल रवैया था वह उसने बदल दिया। वह सभी से प्यार से पेश आने लगी। इससे ससुराल वाले समझने लगे कि अब वह सुधर गई है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि अनीता और उसके प्रेमी किशन ने इसके पीछे क्या योजना बना रखी है। विनोद जिस फैक्ट्री में काम करता था उसमें कांच के गिफ्ट आइटम बनते थे। एक दिन किशन ने उससे कहा कि उसकी मारवाड़ी फैक्ट्री में अच्छी जान पहचान है, वह वहाँ उसकी नौकरी लगवा सकता है। वहाँ उसे अच्छी सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। विनोद ने किशन की बात मानकर तुरंत हाँ कर दी। तब किशन ने कहा कि वह किसी दिन उसके साथ चलेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मारवाड़ी फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग जाएगी। विनोद सीधा साधा आदमी था और अपनी दुनिया में ही खुश था, जबकि किशन बिजली मिस्त्री था और बहुत तेज तर्रार था। कोई नहीं जानता था कि किशन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रेमिका को पाने के लिए वो भयानक षड्यंत्र रच रहा था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक दिन किशन ने अपने चचेरे भाई सुनील से बात की और कहा कि वह अपने प्यार को किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इस काम में उसे उसकी मदद की जरूरत है। सुनील किशन का चचेरा भाई ही नहीं, लंगोटिया दोस्त भी था। वह टेम्पो चलाता था। किशन की सहायता करने के लिए वह उसके गुनाह में शामिल होने को तैयार हो गया। इसके बाद किशन ने अनीता और सुनील के साथ एक षड्यंत्र रचा। एक शाम को विनोद के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम सुनील बताते हुए कहा, मैं किशन का दोस्त बोल रहा हूँ। किशन ने तुम्हारी नौकरी के लिए तुमसे बात की थी। अब हम और किशन रामबाग चौराहे पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहीं पर आ जाओ जिससे नौकरी के बारे में बात की जा सके। नौकरी की बात सुनते ही विनोद खुश हो गया और घर में किसी को बिना कुछ बताए रामबाग चौराहे पर पहुंच गया। वहां पर किशन एक टेम्पो में बैठा मिला। उसके साथ एक और लड़का था। विनोद उस लड़के को नहीं जानता था। किशन ने उसका परिचय अपने चचेरे भाई सुनील के रूप में दिया। किशन ने विनोद को भी टेम्पो में बिठा लिया। अनीता कुछ दिन पहले से अपने मायके में थी, लेकिन थोड़ी देर में वो भी वहाँ आ गई। पत्नी को वहाँ देखकर विनोद हैरान रह गया। इससे पहले कि विनोद पत्नी से कुछ पूछता, किशन बोला, दरअसल अनीता तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे काम की बात करने के बाद यह यहीं से तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। वे सब कुछ देर तक इधर उधर की बात करते रहे। तभी किशन ने विनोद से कहा कि फैक्ट्री मालिक ने मिलने के लिए आज शाम 8 बजे का समय दिया है। अभी तो 6 बज रहे हैं। चलो तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। आने वाली आपा से बेखबर विनोद उसके साथ खाना खाने के लिए एक ढाबे पर चला गया। वहाँ सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद किशन ने दारू मंगवाई और उसने विनोद के गिलास में चुपके से नींद की 2 गोलियां डाल दी। दारू पीते ही विनोद को नशा चढ़ने लगा था, साथ ही उसे नींद सी आने लगी। तब तीनों उसे टेम्पो में ले गए। फिर ढाबे से वे टेम्पो को एक सुनसान जगह पर ले आए। वहीं पर अनीता और किशन ने विनोद को गला दबाकर मार डाला। उसकी मौत के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।